दोस्तों, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। बात करेंगे इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 उसके बारे में। सरकारी बैंकों में हजारों करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं, तो उसे आरबीआई को सौंपा गया है। क्या है मामला, इसके बारे में बात करेंगे और कितनी रकम है। ह्यूमन मून मिशन, उसमें पहली बार किसी महिला यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को नासा भेजेगा, उसे चयनित किया गया है। तो इस मिशन के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने गज उत्सव का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है और क्यों आयोजित किया गया ये गज उत्सव। फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट आई है, उसमें इंडिया के कौन कौन से व्यक्ति हैं, एशिया के सबसे अमीर कौन है, उन सब पे बात होगी। पुरुष T20 इंटरनेशनल में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है, और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अब डेली का जो करंट अफेयर्स है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF तो आता ही है, साथ में डेली मॉक टेस्ट भी अब शुरू हो चुका है सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पे। तो वहाँ पर जाइए, आप वहाँ मॉक टेस्ट दे सकते हैं डेली का। तो पहला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस पॉलिसी का नाम क्या है, महत्वपूर्ण बात। आंसर होगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। 6 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, उसके केंद्रीय कैबिनेट ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। क्वेश्चन होगा, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इनमें से किसे प्रोत्साहित करने की बात है। क्या होगा आंसर इसमें, इनमें से। आंसर है उपरोक्त सभी। क्या क्या है, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाना, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना, हर तरीके से, प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी सेक्टर हो, उन सब में। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट ने 6 अप्रैल को इस पॉलिसी को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण है। उद्देश्य ये है कि देश के जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसकी भूमिका को बढ़ावा दिया जाए और रिसर्च, एजुकेशन, स्टार्टअप, प्राइवेट इंडस्ट्री को, उसको भागीदारी ज़्यादा देना। इस पॉलिसी, जो पॉलिसी है वो इसरो और प्राइवेट सेक्टर की जो भूमिका है उन सब की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है, और अगले 1 दशक में यानी 10 साल में स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट होने वाले हैं, उसके लिए ये है। ठीक है, तो इसरो में अगर हम बात करेंगे कि कितनी स्टार्टअप की संख्या क्या है, आपको पता होना चाहिए कि 2020 में केंद्र सरकार ने स्पेस सेक्टर को भारत में प्राइवेट कंपनियों के लिए ओपन कर दिया था। उससे पहले सिर्फ गवर्नमेंट कंपनियां ही स्पेस से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व थी। तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये कहा है कि 2020 में जो ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, तो उसकी वजह से इसरो में 3 साल में ही 150 लगभग स्टार्टअप हो गए। तो ये अचीवमेंट है, अच्छी बात ये। क्यों ज़रूरी है ये स्पेस पॉलिसी। देखिए, वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग जो है ना, उसकी जो वैल्यू है वो करीब $500 बिलियन से अधिक है, और इसमें नंबर 1 तो अमेरिका है, फिर चाइना है, सबसे ज़्यादा वही लोग खर्च करते हैं। भारत में जो खर्च होता है, और भारत का जो स्पेस इंडस्ट्री की टोटल जो सालाना खर्चे हैं, वो दुनिया के उसमें से मात्र 2% है, हिस्सा है। ठीक है, 2% हिस्सा ही है। तो अब भारत ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, उसमें हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो इसी वजह से किया जा रहा है। दूसरी एक और बात है कि आप देखेंगे कि जब से अमेरिका ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अभी काम कर रही हैं, और मतलब नासा के जो प्रोजेक्ट हैं उसको सपोर्ट कर रही है प्राइवेट कंपनियां। स्पेस एक्स है और भी कई सारी कंपनियां। और चूँकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसरो के जो कस्टमर्स थे, यानी इसरो जो सैटेलाइट भेजा करता था, तो बहुत सारे कस्टमर अब छिटक के उन कंपनियों के पास पहुंच गए हैं। तो इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है, और इसलिए ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, इसरो के बारे में भी चर्चा कर ले, इम्पॉर्टेंट बात है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर एक संगठन की स्थापना की गई थी, उसका नाम था इनकोस्पार, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ठीक है, बाद में 15 अगस्त 1969 में इसका नाम बदल दिया गया था, इनकोस्पार का नाम बदल के इसरो कर दिया गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ओके, और 2020 में केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया इस सेक्टर को।
ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये रही। इसरो के चेयरपर्सन कौन है? एस सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की यानी पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं उसने बिना दावे के विभिन्न बहुत सारे खातों में पड़ी कितनी रकम आरबीआई को जमा करती है? आंसर होगा 35,012 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम है। कितना है? 35,012 करोड़ रुपए। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस लाइन में लमसम इसने 35,000 करोड़ बताया। तो जो सरकारी बैंक है उसके खाते में इतनी बड़ी रकम है। ये जो रकम है ना उस पर किसी ने दावा ही नहीं किया कि ये मेरे पैसे हैं। और ये कब का है? 10 साल या उससे अधिक समय से पड़ा हुआ है, कोई लेने वाला ही नहीं है। तो अब ये हुआ है कि इन बैंकों ने आरबीआई को जमा करा दिया है। देखिए होता क्या है कि जो बैंक है उसके लिए ये मैंडेटरी है कि जिस रकम को निकाला नहीं जा रहा है तो उसके कानूनी वारिसों को खोजा जाए। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने अपने नाम से डिपॉजिट किया, रकम डिपॉजिट की और उसके बाद डेथ हो गई उसकी, और इसके बारे में उसके जो वारिस हैं उन सबको कुछ पता ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी रकम है और ये है 35,012 करोड़ रुपए। और कुछ ऐसे भी रकम है जो कि किसी और के नाम पर जमा करा दिया गया और उसकी डेथ हो गई, ब्लैक मनी मान लीजिए। तो इस तरह के भी रकम होते हैं उसमें, और ये रकम बहुत बड़ी हो गई। तो होता ये है कि अगर उस रकम का वारिस कोई नहीं मिलता है तो ये आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है, DEAF। क्या है? DEAF। इस फंड में जमा कर दिया जाता है। ये आरबीआई का है। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कितने खाता धारकों की ये रकम है? 35,012 करोड़ रुपए। तो ये 10 करोड़ 24 लाख खाते हैं सरकारी बैंकों में। तो उसका कोई वारिस नहीं है, उसके ऑपरेट ही नहीं किया जा रहा पिछले 10 साल से। तो वही रकम ये है। कितने? 10 करोड़ 24 लाख। और ये जो डेटा है वो फरवरी 2023 के अंत तक का डेटा है। ओके, तो वो जमा कराया गया है। और इसकी जानकारी कैसे मिली? तो एक सवाल पूछा गया था सांसदों के द्वारा लोकसभा में, तो उसी के दौरान वित्त राज्य मंत्री हैं भागवत कराड, तो उन्होंने लोकसभा में एक लिखित जवाब में इसके बारे में बताया। अब सवाल है कि किसकी कितनी रकम है, मतलब किस बैंक में कितने हिस्से हैं। तो सबसे ज़्यादा SBI 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। उसके बाद PNB है 5,340 करोड़ रुपए। केनरा बैंक है 4,558 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा 3,904 करोड़ रुपए। इसके अलावा भी कुछ रकम है। तो ये सब बिना दावे के हैं। और आरबीआई ने एक और ऐलान किया है कि वो एक पोर्टल बनाने जा रहा है और जल्द ही उसको लॉन्च किया जाएगा। उसमें कोशिश ये होगी कि इन सब जो रकम है इसके बारे में इंफॉर्मेशन डाली जाए, और अगर कोई दावा करना चाहता है, किसी को लगता है कि ये उस नाम से इतनी रकम है तो मैं उसका वारिस हूँ, तो वो अपना सबूत लेकर वो पता करेगा, बताएगा और फिर वो दावा करेगा, फिर वो रकम उसको मिल सकती है। ओके, तो ये आरबीआई को जमा हुआ। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है। और हाँ, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों PDF अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या आप सरकारी जॉब में उसके ऐप पर चले जाना, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और हाँ, डेली का यानी इसका भी मॉक टेस्ट चल रहा है, हर दिन का मॉक टेस्ट अब शुरू हो चुका है, तो वो भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। और अगर आप पिछले 1 साल और अगले 1 साल के तमाम करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप है, बहुत मामूली सी रकम है और डिस्काउंट भी चल रहा है। तो इस मेंबरशिप के जरिए 1 साल तक आपको PDF मिलेगा। कई तरह के PDF होते हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट डेली, वीकली, मंथली, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए। अभी SSC CGL का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका भी टेस्ट सीरीज़ है। MTS का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है अगले मंथ, उसका भी टेस्ट सीरीज़ है। मतलब तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए आप एक बार ऐप पे चले जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, और बुक्स पे डिस्काउंट भी मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन किया अप्रैल 2023 में। तो किस राज्य में, या कहें किस राज्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया है?
आंसर होगा असम। ठीक है, गज उत्सव कहाँ पर हुआ है असम में? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7 अप्रैल को राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया। और ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप। क्यों ये आयोजित किया जा रहा है? देखिए, भारत में हाथी संरक्षण के 30 साल पूरे हो गए हैं, उसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। तो ये सवाल आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि जो गज उत्सव है वो आयोजन हाथी संरक्षण के कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आपको जवाब देना होगा 30 साल। ठीक है, ये भी हो सकता है कहाँ पर आयोजित किया गया, तो असम में। ये भी सवाल हो सकता है कि किस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया, तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में। ओके, और कौन कौन आयोजित कर रहा है इसे? तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, इसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। असम में है, तो असम की भी बात कर ले। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा, राजधानी दिसपुर है। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और असम ये रहा रेड कलर वाला। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। अब बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलेगा। तो क्वेश्चन होगा अगला, नासा ने ह्यूमन मून मिशन आर्टेमिस 2 को 2024 में लॉन्च करने का ऐलान किया। तो इसमें महिला सहित कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, इसका ऐलान हुआ है? आंसर होगा 4। ठीक है, 4 जाएंगे। और न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। इससे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, फिर डिटेल बात करेंगे। नासा के ह्यूमन मून मिशन के लिए चयनित पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं। कौन है फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि मून मिशन के लिए वो किया गया है, मतलब उनका नाम चयन किया गया है? वैसे तो वुमेन एस्ट्रोनॉट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मून मिशन के लिए यहाँ स्पेसिफिक जो क्वेश्चन हो जाता है तो वो महत्वपूर्ण। और जब भी पहली महिला, पहला व्यक्ति, इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हुआ क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच। तो आर्टेमिस 2 मिशन है, तो उसमें 4 लोग जाएंगे और उनमें से 3 अमेरिकी हैं और 1 कनाडा से। ओके, तो यहाँ ये हैं क्रिस्टीना कोच, जो कि पहली महिला मून मिशन के लिए इनको चयनित किया गया। ओके, और कौन कौन है ये, अलग अलग नाम है इनका, ये सब देख रहे हैं। और इसके कमांडर राइड विल्सन होंगे। ओके, तो एक जो व्यक्ति हैं जेरमी हसन, वो जो है वो कनाडा के हैं, बाकी सब तीनों वो अमेरिका के हैं। और एक और बात, विक्टर ये व्यक्ति, ये पहले ऐसे ब्लैक व्यक्ति होंगे जो कि मून मिशन के लिए उनका चयन किया गया है। ओके, महत्वपूर्ण बात ये रही। अब बात कर लेते हैं आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नासा ने ये इसकी घोषणा की हुई है और ये मिशन 2024 में यानी अगले साल लॉन्च किया जाएगा। 10 डेज़ का ये मिशन होगा और इसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाएंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। वहाँ पर चंद्रमा पर उतरेंगे नहीं, चंद्रमा का चक्कर लगाएंगे और चंद्रमा के आगे जाएंगे, काफ़ी आगे जाएंगे, जहाँ तक मनुष्य अभी तक नहीं जा सका है। ये इस जगह तक पॉइंट पर जाना है, मतलब ये इस तरीके से लॉन्चिंग होगी, एक अर्थ का राउंड होगा और फिर वहाँ से निकल के इस तरीके से राउंड लगा के ये अर्थ मून का, और फिर यहाँ से वापस ये लौट आना है, ये काम है। ओके, और इसके बाद लॉन्च होगा आर्टेमिस 3 मिशन। उसमें ये है कि जो ह्यूमन है वो उनको भेजा जाएगा मून पर, वो मून पर उतरेंगे उसी तरह से जैसे अपोलो 11 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे चंद्रमा पर। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन भी लॉन्च किया गया था। कब? 16 नवंबर 2022 को। तो वो मानव रहित मिशन था, उसमें मनुष्य नहीं थे, रोबोट थे, मशीनें थी, और यही था कि उद्देश्य यही था कि ह्यूमन मिशन की तैयारी के लिए पूरा सेटअप वहाँ बनाया जा सके। बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह भी लॉन्च किए गए उसके जरिए। और 2025 तक ये प्लान है कि आर्टेमिस 3 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर फिर से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर उतरे। और जो उतरेंगे अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कब? 2025 में आर्टेमिस 3 मिशन के तहत,
तो वो चांद के साउथ पोल में जो जमा पानी है, बर्फ़ है, उस पर रिसर्च करेंगे। यहाँ एक और सवाल हो सकता है कि पहला मून मिशन उसका नाम क्या था? तो मैंने पहले बताया अपोलो 11, जिसके जरिए उतरे थे मनुष्य चांद पर। ओके, कौन उतरे थे? पहला कदम किसने डाला था चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ओके, और ये कब की बात है? तो ये मिशन अपोलो 11 लॉन्च हुआ था 16 जुलाई 1969 को, और 20 जुलाई 1969 को चांद पर ये मिशन उतर गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये सब रही। तो आपको ये ध्यान में रखना, आर्टेमिस 2 मिशन। यहाँ थोड़ी सी बात और जिक्र कर देना चाहता हूँ कि चांद पर जो उतरना है, इस बार का उतरना केवल ये नहीं है कि हम दुनिया को बताने जा रहे हैं, मतलब अमेरिका ये नहीं चाह रहा है कि केवल हम ये बताएं दुनिया को कि हम चांद पर फिर से पहुँच गए। इस बार का मकसद कुछ और है। प्लान ये है कि उतरे कहाँ पर? चांद पर, और वहाँ से फिर मार्स के लिए जाया जाए। पूरा प्लान इस तहत है, क्योंकि क्या होता है, अर्थ से निकलना, भारी ग्रेविटी है इसके, और उसके बाद फिर वहाँ जाना, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। तो एक बेस स्टेशन यहाँ पर बनाने की योजना है नासा की, ताकि पहले अंतरिक्ष यात्री यहाँ चले जाएं, यहाँ एक बेस स्टेशन हो, वहाँ पर पूरी व्यवस्था हो, और उसके बाद यहाँ से लॉन्च कर दिया जाए। जब भी चांद और मार्स दोनों नज़दीक आए तो तुरंत रवाना कर दिया जाए। तो इससे क्या होगा, बहुत सारी लागत, खर्च, समय, ये सब बच सकेगा। और इसी के लिए चांद पर सेलुलर नेटवर्क की ज़रूरत है, और उसका काम नोकिया और टेक्सास बेस्ड कंपनी स्पेसक्राफ्ट वो डिज़ाइन कर रहा है, वो बना रहा है। मतलब चांद पर पूरा नेटवर्क बनाया जा रहा है ताकि वहाँ सारी व्यवस्था हो सके। 4G नेटवर्क वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत का जो मून एक्सप्लोरेशन मिशन है उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। इतनी बात हुई है अमेरिका के बारे में, तो देखिए चंद्रयान 1 था जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, 12 अक्टूबर 2008 को, और उससे पता चला था कि चंद्रमा पर पानी है, सबूत मिला था। ये ख़ास बात है दुनिया के लिए, भारत का ये योगदान है। उसका चंद्रयान 2 उसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। हालांकि उसका जो लैंडर था क्रैश हो गया था, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी चांद का चक्कर लगा रहा है और चांद के बारे में बहुत सारे फोटोग्राफ इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है। ओके, और चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की हुई है इसरो ने, और उसमें एक लैंडर, रोवर, ये सब जाएगा और वहाँ पर चंद्रमा पर जाकर एक नई उपलब्धि पेश करेगा इसरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स की 37th एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? क्या नाम है उनका? आंसर होगा मुकेश अंबानी। ओके, मुकेश अंबानी। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो ये अब अप्रैल में ये लॉन्च की गई है ये लिस्ट, और उसमें इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, उनको पूरी दुनिया की जो अमीर का लिस्ट है उसमें 9th पोजीशन मिला, और एशिया में नंबर 1। ओके, तो अनिल अंबानी की जो टोटल संपत्ति है वो $83.4 बिलियन आंकी गई है। अगर इंडियन रुपीज़ में कहेंगे तो लगभग 6.89 लाख करोड़ रुपए उनकी संपत्ति है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन है। और गौतम अडानी जो कि एशिया के नंबर 1 हुआ करते थे, जनवरी 2023 में बहुत तेज़ी से उभरे थे, दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बने थे। लेकिन जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे फ्रॉड के बारे में जो उन पर आरोप लगे हैं, खुलासा हुआ, उसके बाद से ग्लोबल लिस्ट में वो लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं। अभी क्या पोजीशन है? 24th पोजीशन है पूरी दुनिया में। ओके, और 9th पोजीशन है मुकेश अंबानी का। और अगर बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा बिलियनियर कहाँ के हैं, तो अमेरिका में है सबसे ज़्यादा 735, उसके बाद चीन में है 495, इंडिया में 169 बिलियनियर्स हैं। पिछले साल जो संख्या थी वो 166 थी, अब 169 हो गई है। उसके बाद जर्मनी, फिर रूस का स्थान आता है। अगर सवाल हो कि नंबर 1 कौन है, सबसे अमीर कौन है, तो बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, $211 बिलियन अमेरिकी हैं वो। सेकेंड स्थान पर एलन मस्क है, उनका जो पूरा उनकी पूरी संपत्ति है वो $180 बिलियन की है। तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है 114 बिलियन पर। 9th पोजीशन पे मुकेश अंबानी 83.4 बिलियन के साथ, और फिर 24th स्थान पे हैं गौतम अडानी, इंडियन की बात होगी तो
$47.2 बिलियन उनकी संपत्ति है। ओके, तो फोर्ब्स जारी करता है, चूँकि फोर्ब्स जो है काफ़ी प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, तो इसलिए उसके जो बिलियनियर लिस्ट है उसका महत्व होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI, उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा कलिकेश नारायण सिंह। फोटोग्राफ ये रहा, कलिकेश नारायण सिंह। ठीक है, किनकी जगह उनको बनाया गया है? तो रणधीर सिंह की जगह बनाया गया है। इससे पहले वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और इसकी घोषणा खेल मंत्रालय ने की है अभी हाल ही में। और खेल मंत्रालय ने उन सभी लोगों को हटा दिया है उस एसोसिएशन के पदों से जिनका टर्म 12 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 2 अप्रैल को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। और थीम क्या है इस बार की? कथा का रूपांतरण, घर पर, काम पर, कला में और नीति निर्माण में योगदान, ये है। ओके, सवाल हो कि ऑटिज्म होता क्या है? तो ये ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान होने वाला कुछ विकार है जो कि सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। मतलब ये हुआ कि जो भी इससे प्रभावित व्यक्ति है वो काम को दोहराएगा, मतलब 2 बार करेगा वो काम को। जैसे अगर पेन उठाना है तो रख के दोबारा पेन उठाया, नल बंद करना है तो उसको 2 बार बंद किया। तो इस तरह के जो दोहराव का काम होते हैं तो वो ऑटिज्म से रिलेटेड जो प्रभावित व्यक्ति है उसमें होता है। तो इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कि ये जो है इसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा कि ये जो बीमारी है ये कोई मतलब इसके प्रति अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो हीन भावना न हो, इसलिए भी ये जागरूकता पैदा करने के लिए है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुरुषों के फुल मेंबर T20 इंटरनेशनल मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला का नाम बताएं। कौन है पहली महिला ऐसी? आंसर होगा किम कॉटन। ठीक है, क्या नाम है? किम कॉटन। वो न्यूजीलैंड से हैं। देखिए, वैसे तो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में महिला अंपायर कई बार आपको दिखे होंगे, लेकिन वो केवल वुमेंस मैच में ही दिखती हैं। लेकिन मेंस क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। तो किम कॉटन, उन्होंने फुल मेंबर पुरुषों की T20 इंटरनेशनल में पहली बार अंपायरिंग की है महिला होने के तौर पर। ठीक है, वैसे तो उन्होंने बहुत बार अंपायरिंग की है, 2018 से अंपायरिंग कर रही हैं। तो पहली बार कब किया उन्होंने? तो 5 अप्रैल को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में मैच चल रहा था, उसमें उसको लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधूरी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा अमिताभ कांत। वो कौन है? G20 के शेरपा हैं। ओके, और ये फैसला किसने लिया? तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। देखिए, देश भर में बहुत सारे बिल्डर, बड़ी बड़ी कंपनियां, उन सब के रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है और उससे नुकसान लाखों लोगों को हो रहा है, क्योंकि उनको वो लोन तो चुका रहे हैं लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिला, मकान नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों को निपटाने के लिए 14 सदस्यीय 14 मेंबर कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत, जो कि G20 के शेरपा हैं। ठीक है, तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो उसी ने ये किया है, ये फैसला लिया है। तो उसके केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? आंसर होगा असम में। ठीक है, 4th एशियाई खो खो चैंपियनशिप है, असम के बाक्सा जिले के तामुल्यापुर में आयोजित किया गया। और ऐसा पहली बार है कि एक सामान्य से जगह में एक इंटरनेशनल मैच आयोजित किया गया है। ठीक है, और भारत की पुरुष और महिला दोनों टीम ने जीत हासिल की है। फाइनल में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को हराया और महिला टीम ने भी नेपाल को हराया है। ठीक है, और इसमें 16 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था। बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, इन सब के। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और कल है संडे, तो कल जो है ना वीकली करंट अफेयर्स आएगा। और आपको बताऊँ कि पिछले संडे को तबीयत ख़राब होने की वजह से वो वीडियो नहीं आ पाया था वीकली करंट अफेयर्स का, तो दोनों मर्ज हो जाएगा इस बार। तो कल जो सुबह 7 बजे वीकली करंट अफेयर्स आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट में पूरे करंट अफेयर्स की समीक्षा करते हैं। तो इस बार का जो साप्ताहिक है वो 2 सप्ताह का आने वाला है, तो देखना जरूर। और डेली का जो करंट अफेयर्स है वो मंडे से सुबह 7 बजे आपको डेली मिला करेगा। ओके, चलिए अब मिलते हैं कल।